हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी2 नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है सी ऑफ पॉपीज, जिसको लिखा है अमिताभ घोष ने। और बताना चाहूँगी, इससे भी पहले मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसमें जो नॉलेज है वो इनफ नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये डिटेल में वीडियो बनाई है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं छोटा सा। सी ऑफ पॉपीज 2008 में पब्लिश हुई थी। ये इब्बिस ट्रायोलॉजी का फर्स्ट नॉवल है। इस ट्रायोलॉजी के 3 पार्ट्स हैं, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर। जैसा कि इस नॉवल के टाइटल में ही पॉपीज है, तो यहाँ पर कॉलोनियलिज्म की बात हो रही है। कॉलोनियलिज्म विलेज के खेत तक पहुंच चुका था। फार्मर्स अपने जरूरत की क्रॉप्स नहीं उगा रहे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनियलिज्म। वो पॉपी उगा रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमी उनसे वही चाहती है। यहाँ पॉपी फ्लावर ब्यूटीफुल भी लगता है और डेंजरस भी। ऊपर से पॉपी का फील्ड ब्यूटीफुल है, लेकिन अंदर से वो एक्सप्लॉयटेशन का सिंबल है। इसलिए टाइटल सी ऑफ पॉपीज बहुत मीनिंगफुल है। पॉपी फील्ड समुद्र की तरह फैल गए हैं, लेकिन ये ब्यूटी एक्चुअली सफरिंग से भरी हुई है। इस नॉवल की बहुत सारी थीम्स हैं: कॉलोनियल कैपिटलिज्म, ओपियम ट्रेड, कास्ट ऑपरेशन, जेंडर ऑपरेशन, माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, इंडेंचर्ड लेबर, लैंग्वेज हाइब्रिडिटी, सबाल्टर्न हिस्ट्री, शिप एज सिंबल, पोस्ट कॉलोनियल रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री। और इस नॉवल के कैरेक्टर्स हम स्टोरी को पढ़ते पढ़ते समझ लेंगे। नॉवल की स्टोरी 19th सेंचुरी कॉलोनियल इंडिया में सेट है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर अपना कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर चुकी थी। ये वो टाइम है जब इंडिया के फार्मर्स से जबरदस्ती पॉपी यानी कि अफीम की खेती करवाई जा रही थी। ये ओपियम चाइना भेजा जा रहा था और ब्रिटिश ट्रेडर्स इसे बहुत प्रॉफिट कमाते थे। इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बीच नॉवल की स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी की बिगनिंग होती है दीदी से। दीदी बिहार के गाजीपुर के पास एक गांव में रहती है। वो एक सिंपल विलेज वुमेन है। उसकी लाइफ पॉवर्टी, फैमिली प्रेशर और सोसाइटी के रूल के अंदर बंद है। उसका हस्बैंड हुकुम सिंह है, जो पहले सोल्जर था, लेकिन अब गाजीपुर की ओपियम फैक्ट्री में काम करता है। ओपियम फैक्ट्री में काम करते करते हुकुम सिंह की हेल्थ खराब हो चुकी है। वो वीक, एडिक्टेड और ऑलमोस्ट हेल्पलेस इंसान बन गया है। दीदी की एक बेटी है, कबूतरी। दीदी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी अपनी मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि दीदी की शादी के अंदर भी एक डार्क सीक्रेट छुपा हुआ है। उसकी वेडिंग नाइट पर उसे ड्रग दिया गया था और उसके हस्बैंड के ब्रदर ने उसका एक्सप्लॉयटेशन किया था। इस वजह से दीदी की लाइफ में ट्रॉमा है, लेकिन वो इस दर्द को अपने अंदर दबाकर जी रही है। नॉवेल की बिगनिंग में दीदी को एक स्ट्रेंज विजन दिखता है। वो एक बड़ा शिप देखती है, एक ऐसा शिप जो उसके लिए अननोन है। उसने कभी समुद्र नहीं देखा था, कभी शिप नहीं देखी थी, फिर भी उसके माइंड में एक शिप की इमेज आती है। ये शिप बाद में स्टोरी में इबिस के नाम से इम्पोर्टेंट बन जाता है। दीदी को नहीं पता होता कि फ्यूचर में उसकी डेस्टिनी इसी शिप से कनेक्ट होने वाली है। दीदी के गांव के पास एक लोअर कास्ट ऑक्स कार्ट ड्राइवर रहता है, जिसका नाम है कलुआ। कलुआ फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कास्ट सिस्टम की वजह से सोसाइटी उसे इंफीरियर ट्रीट करती है। अपर कास्ट लोग उसकी स्ट्रेंथ का यूज करते हैं, लेकिन उसकी डिग्निटी की कोई वैल्यू नहीं होती। कलुआ साइलेंट, हम्बल और ऑप्रेस्ड कैरेक्टर है। दीदी के साथ उसका कनेक्शन स्लोली डेवलप होता है। एक इंसिडेंट में कलुआ दीदी की मदद करता है। दीदी उसकी काइंडनेस को फील करती है। सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से दीदी और कलुआ का कनेक्शन अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि दीदी हायर कास्ट बैकग्राउंड से है और कलुआ लोअर कास्ट से। लेकिन नॉवेल दिखाता है कि ह्यूमन सिंपैथी कास्ट से बड़ी होती है। दीदी और कलुआ के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बनने लगती है। फिर दीदी के हस्बैंड हुकुम सिंह की डेथ हो जाती है। हस्बैंड की डेथ के बाद दीदी पर प्रेशर आता है कि वो सती हो जाए, यानी अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पर अपनी जान दे दे। सोसाइटी इसे सेक्रीफाइस और ओनर के नाम पर ग्लोरीफाई करती है, लेकिन एक्चुअली दीदी के पास चॉइस नहीं होती। उसे फोर्स किया जाता है। दीदी को ड्रग दिया जाता है, उसे प्रिपेयर किया जाता है और उसे फायर पर बिठाया जाता है। ये सीन स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। जब दीदी को जलाया जाने वाला होता है, तब कलुआ उसे रेस्क्यू कर लेता है। कलुआ अपनी जान रिस्क में डालकर दीदी को फ्यूनरल फायर से बचाकर ले जाता है। ये सिर्फ फिजिकल रेस्क्यू नहीं है, ये दीदी की पुरानी लाइफ से एस्केप है।
दीति अब एक विडो, विक्टिम या हेल्पलेस वुमेन बनकर नहीं रहना चाहती। वो कलुआ के साथ भाग जाती है। अब दीति और कलुआ सोसाइटी की नजर में क्रिमिनल्स बन जाते हैं। कास्ट रूल्स तोड़ दिए गए हैं, विडोहुड के रूल्स तोड़ दिए गए हैं और पेट्रियार्की को चैलेंज किया गया है। दोनों को पता है कि अगर गांव वाले पकड़ लेंगे तो उनकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए वो अपनी ओल्ड आइडेंटिटी छोड़कर भागते हैं। धीरे धीरे वो उन लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं जो ओवरसीज प्लांटेशंस पर काम करने के लिए भेजे जा रहे हैं। ये लोग इंडेंचर्ड लेबरर्स हैं जिन्हें कॉन्टेक्ट के नाम पर मॉरिशियस जैसे प्लेसेस पर ले जाया जा रहा है। अब स्टोरी का दूसरा मेजर ट्रैक शुरू होता है, नील रतन हेल्डर का। नील एक वेल्दी जमींदार और राजा टाइप आदमी है। उसकी लाइफ प्रिविलेज से भरी हुई है। वो एजुकेटेड है, कल्चर्ड है, हाई सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन उसका फाइनेंशियल कनेक्शन ब्रिटिश ट्रेडर बेंजामिन बर्नहम से हुआ। बेंजामिन बर्नहम एक पावरफुल ब्रिटिश मर्चेंट है। वो ओपियम ट्रेड में इन्वॉल्व है। उसकी पर्सनालिटी आउटवर्डली रिलीजियस और रिस्पेक्टेबल लगती है, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉफिट माइंडेड कॉलोनियल बिजनेसमैन है। बर्नहम के साथ फाइनेंशियल डीलिंग्स की वजह से नील ट्रबल में आ जाता है। नील पर फॉर्जरी का केस बनाया जाता है। ब्रिटिश कोर्ट उसे पनिश करता है, उसकी प्रॉपर्टी, स्टेटस, डिग्निटी सब कुछ छीन लेता है। नील जो पहले राजा था प्रिजनर बन जाता है। उसे ट्रांसपोर्टेशन की पनिशमेंट मिलती है, यानी उसे इंडिया से दूर भेजा जाना है। प्रिजन में नील को फर्स्ट टाइम रियलाइज होता है कि कॉलोनियल पावर के सामने उसका इलाइट स्टेटस भी कुछ नहीं है। जो आदमी पैलेस में रहता था अब जेल में इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन फेस करता है। प्रिजन में उसकी मुलाकात होती है आफत से। आफत एक हाफ चाइनीज हाफ पारसी बैकग्राउंड के आदमी है। वो ओपियम एडिक्शन और पर्सनल ट्रेजेडी का विक्टिम है। नील और आफत के रिलेशनशिप स्लोली डेवलप होते हैं। पहले नील उसे डिस्टेंस रखता है, लेकिन प्रिजन लाइफ के अंदर दोनों एक दूसरे के कंपेनियन बनने लगते हैं। दोनों को सेम शिप पर कॉन्विक्ट के रूप में भेजा जाना होता है। अब थर्ड ट्रैक आता है पॉलेट लैम्बर्ट का। पॉलेट एक फ्रेंच गर्ल है। उसके फादर एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में लाइफ स्पेंड की। पॉलेट इंडियन गवर्नमेंट में ग्रो अप हुई है। उसका बचपन इंडियन कल्चर, इंडियन सर्वेंट्स और लोकल लैंग्वेज के बीच गुजरा है। उसका क्लोजेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड है जोटू, जो एक इंडियन बोटमैन है। पॉलेट का फादर की डेथ के बाद वो बर्नहम फैमिली के हाउस होल्ड में आ जाती है। बर्नहम की वाइफ उसे एक प्रॉपर यूरोपियन लेडी बनाना चाहती है, लेकिन पॉलेट को ये आर्टिफिशियल कॉलोनियल सोसाइटी पसंद नहीं। वो फ्री रहना चाहती है। उसकी आइडेंटिटी ऑलरेडी हाइब्रिड है। वो यूरोपियन है, लेकिन इंडिया से इमोशनली कनेक्टेड है। उसे कॉलोनियल सोसाइटी के जेंडर रूल्स और फेक मैनर सफोकेटिंग लगते हैं। पॉलेट इवेंचुअली एस्केप करना चाहती है। वो अपनी ओल्ड कंट्रोल लाइफ से निकलकर एक नए जर्नी पर जाना चाहती है, इसलिए वो डिस्गाइज में इबिस पर चढ़ने का प्लान बनाती है। यहाँ पॉलेट की स्टोरी भी दीदी की तरह फ्रीडम और एस्केप की स्टोरी बन जाती है। अब स्टोरी का सेंट्रल ऑब्जेक्ट एंटर करता है, इबिस। इबिस एक शिप है जो पहले स्लेव शिप था, लेकिन अब उसका यूज इंडेंचर्ड लेबरर्स और कन्विक्ट्स को ले जाने के लिए किया जा रहा है। इस शिप का डेस्टिनेशन मॉरिशियस है। इबिस पर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आने लगते हैं। दीदी और कलुआ एज माइग्रेंट्स, नील और आफत एज कॉन्विक्ट्स, पॉलेट डिस्गाइज में, जोडू एज बोटमैन, ज़ेचरी रीड एज सेलर और बेबुनॉब किसिन एज क्लर्क। ज़ेचरी रीड एक अमेरिकन सेलर है। उसकी आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो मिक्स्ड रेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, लेकिन शिप पर लोग उसे व्हाइट ऑफिसर की तरह ट्रीट करने लगते हैं। उसकी पोजीशन ग्रेजुअली इंप्रूव होती है। ज़ेचरी का कैरेक्टर कॉलोनियल वर्ल्ड की रेस कंफ्यूजन को दिखाता है। उसकी लाइफ भी इबिस के थ्रू चेंज होती है। बेबुनॉब किसिन बर्नहम का क्लर्क है। वो इनिशियली कॉमिक कैरेक्टर लगता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में स्पिरिचुअल एलिमेंट भी है। वो अपने आप को एक रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में फील करता है। इबिस पर वो भी एक स्ट्रेंज बट इम्पोर्टेंट प्रेजेंस बन जाता है। जब ये सब कैरेक्टर्स इबिस पर आते हैं तो स्टोरी के अलग अलग थ्रेड्स एक जगह कनेक्ट हो जाते हैं। इबिस एक मूविंग वर्ल्ड बन जाता है। लैंड पर इन सबकी आइडेंटिटीज फिक्स्ड थी। दीति विडो थी, कलुआ लोअर कास्ट था, नील राजा प्रिजनर बन गया, पॉलेट यूरोपियन गर्ल थी, ज़ेचरी सेलर था, जोडू बोटमैन था। लेकिन शिप पर इनकी ओल्ड आइडेंटिटीज हिलने लगती हैं। शिप पर माइग्रेंट्स के बीच एक नया रिलेशन डेवलप होता है। वो एक दूसरे को जहाज भाई और जहाज बहन के रूप में एक्सेप्ट करने लगते हैं।
इसका मतलब है शिप के थ्रू एक नई फैमिली बन रही है। जो लोग लैंड पर कास्ट, क्लास और जेंडर्स बाउंड्रीज में डिवाइडेड थे, शिप पर एक नए कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं। दीति इबिस पर स्लोली एक स्ट्रॉन्ग फिगर बन जाती है। वो सिर्फ रेस्क्यूड वुमेन नहीं रहती, वो अपनी मेमोरी और इमेजिनेशन के थ्रू एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करती है। उसके लिए इबिस एक फ्राइटनिंग प्लेस भी है और एक न्यू बिगिनिंग। कलुआ भी शिप पर डेंजर में रहता है क्योंकि उसकी लोअर कास्ट आइडेंटिटी और दीति के साथ रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल है। शिप पर अथॉरिटी हार्श है, कॉन्विक्ट्स और माइग्रेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर होता है। ब्रिटिश ऑफिसर्स और गार्ड्स डिसिप्लिन मेंटेन करने के नाम पर क्रुएल्टी करते हैं। नील की जर्नी भी शिप पर इम्पोर्टेंट है। वो पहले इलाइट आदमी था लेकिन अब कॉन्विक्ट है। उसे फिजिकल और इमोशनल ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, लेकिन इसी प्रोसेस में नील का इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो अब आफत के साथ डीपर बॉन्ड डेवलप करता है। पहले जो नील अपनी क्लास और स्टेटस में ट्रैप था, अब वो सफरिंग के थ्रू दूसरों की ह्यूमैनिटी समझने लगता है। पॉलिट शिप पर डिस्गाइज में रहती है। उसका पर्पस है अपनी कंट्रोल्ड कॉलोनियल लाइफ से एस्केप करना। वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करती है क्योंकि अगर लोग पहचान लेंगे तो उसे वापस भेजा जा सकता है। जोडू, जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो भी शिप पर है। जोडू का रोल लास्कर वर्ल्ड को शो करता है। ये वो सेलर्स हैं जो इंडियन ओशन ट्रेड के रियल वर्कर्स हैं, लेकिन हिस्ट्री में अक्सर उनका नाम नहीं होता। इबिस पर एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली डेंस हो जाता है। शिप एक कन्फाइंड स्पेस है। यहाँ एस्केप पॉसिबल नहीं। सब लोग एक ही जगह बंद है। क्लास, रेस, कास्ट, जेंडर, पावर, सब कॉन्फ्लिक्ट्स शिप के अंदर ही एक्सप्लोड होने लगते हैं। ऑफिसर्स अपनी अथॉरिटी यूज करते हैं, गार्ड्स कॉन्विक्ट्स और माइग्रेंट्स को कंट्रोल करते हैं और ऑप्रेस्ड लोग सर्वाइवल के लिए एक दूसरे का सहारा बनने लगते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है भैरव सिंह। वो दीति के पास्ट से कनेक्टेड है और शिप पर गार्ड के रूप में प्रेजेंट है। जब वो दीति और कलुआ को रिकॉग्नाइज करता है, खतरा और बढ़ जाता है। दीति और कलुआ की सीक्रेट आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है। भैरव सिंह कलुआ को पनिश करना चाहता है। कलुआ के अगेंस्ट वायलेंस यूज होती है। ये मोमेंट स्टोरी में कास्ट, रिवेंज, पेट्रियार्की और पावर के डेंजरस कॉम्बिनेशन दिखाता है। शिप पर पनिशमेंट क्रूअल है। कलुआ को ब्रूटली ट्रीट किया जाता है। ये सीन दिखाता है कि लैंड की कास्ट वायलेंस सी पर भी फॉलो करती है। समुद्र पर आने से ऑपरेशन इमीडिएटली खत्म नहीं होता है, लेकिन शिप पर ऑप्रेस्ड लोगों के बीच सॉलिडेरिटी भी ग्रो करती है। जोडो भी एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है। उसकी प्रेजेंस शिप के रूल्स के अगेंस्ट ट्रबल क्रिएट करती है। लास्कर्स और ऑफिसर्स के बीच टेंशन बढ़ता है। सेरंगली जैसे एक्सपीरियंस सेलर शिप के हिडन नेटवर्क्स को समझते हैं। वो अथॉरिटी के रूल्स के बीच सर्वाइवल के तरीके जानते हैं। जैसे जैसे इबिस अपनी जर्नी पर आगे बढ़ता है, वेदर भी डेंजरस होने लगता है। सी का एटमॉस्फेयर अनसर्टेन है, स्टॉर्म का डेंजर है। शिप के अंदर ऑलरेडी इमोशनल स्टॉर्म चल रहा है और बाहर नेचुरल स्टॉर्म। ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एंड के नियर शिप पर वायलेंस और रिबेलियन टाइप सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कलुआ को एक्सट्रीम क्रुएल्टी फेस करनी पड़ती है। भैरव सिंह के साथ कन्फ्रंटेशन होता है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इसी केओस में कुछ कैरेक्टर्स एस्केप करने का चांस लेते हैं। नॉवल की एंडिंग फुली क्लोज्ड नहीं है, ये एक ओपन एंडिंग है। कुछ कैरेक्टर्स इबिस से अलग हो जाते हैं और इसी में एस्केप करते हैं। नील, आफत, कलुआ, जोडो और सेरंगली जैसे कैरेक्टर्स एक अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ निकल पड़ते हैं। दीति और पॉलिट इबिस पर रहती हैं। जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई। मॉरिशस अभी फाइनल डेस्टिनेशन के रूप में सामने है, लेकिन नॉवेल हमें एक सस्पेंस और अनसर्टेनिटी के साथ छोड़ देता है। इस एंडिंग का मतलब है कि सी ऑफ पॉपी सिर्फ एक कंप्लीट क्लोज स्टोरी नहीं, बल्कि एक लार्जर जर्नी का फर्स्ट पार्ट है। ये इबिस ट्रायलॉजी का फर्स्ट नॉवेल है, इसलिए स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर में ये हिस्टोरिकल वर्ल्ड और एक्सपेंड होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में स्टोरी का फुल मीनिंग समझे तो सी ऑफ पॉपीज उन लोगों की कहानी है जो कॉलोनियल इंडिया में अपनी पुरानी जिंदगी से अपरूट हो जाते हैं। दीति अपने हस्बैंड से, फैमिली, सती और कास्ट रूलर से एस्केप करती है। कलुआ कास्ट ऑपरेशन से एस्केप करता है। नील अपने लॉस्ट स्टेटस और कॉलोनियल पनिशमेंट के थ्रू एक नई रियलिटी फेस करता है। पॉलिट जेंडर रिस्ट्रिक्शंस और कॉलोनियल हाउसहोल्ड से एस्केप करती है। जोडू सी वर्ल्ड का पार्ट है। जैचरी अपनी मिक्स्ड आइडेंटिटी के साथ सोशल पोजीशन नेविगेट करता है और ये सब लोग इबिस पर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। सो नॉवेल की स्टोरी दिखाती है कि कॉलोनियल हिस्ट्री सिर्फ किंग्स
वॉर्स और ब्रिटिश ऑफिसर की हिस्ट्री नहीं होती, कॉलोनियल हिस्ट्री उन फार्मर्स की भी होती है जिनके फील्ड्स में पॉपी उगाई गई, उन वुमेन की भी होती है जिनको पेट्रियार्की ने कंट्रोल किया, उन लोअर कास्ट लोगों की भी होती है जिनको डिग्निटी नहीं दी गई, उन प्रिजनर्स की भी होती है जिनको कॉलोनियल लॉ ने पनिश किया, और उन माइग्रेंट्स की भी होती है जिनको एक शिप में भर कर अननोन लैंड की तरफ भेज दिया गया। इसलिए सी ऑफ पॉपीज की स्टोरी एक जर्नी है, लैंड से सी तक, ओल्ड आइडेंटिटी से न्यू आइडेंटिटी तक, ऑपरेशन से सर्वाइवल तक, और इंडिविजुअल पेन से कलेक्टिव कम्युनिटी तक। सो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, कमेंट करके भी बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।